गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी सम्मिश्र विश्लेषण। शेखावट यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो पेपर है सेकंड पेपर में आता है बीएससी फाइनल ईयर के अंदर। शेखावट यूनिवर्सिटी हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी दोनों में सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इससे पहले एक पेपर हम पढ़ चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित, उसमें हमने 3 यूनिट कवर कर ली थी। तो अभी आपके पास 50% सिलेबस है, इसलिए 3 यूनिट ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हम 5 यूनिट इसकी कवर कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके लिए आप सभी को जो मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसको शेयर करना है ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन मिल जाए, सभी को पता चल जाए कि कौन सा पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर भी करना है ताकि उन सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है, इसकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट दे रखी है जिसमें आपकी जो जेपीएच की जो बुक है उसमें दे रखा है चैप्टर नंबर 3 दे रखा है और उसमें दे रखा आपको एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, विश्लेषिक फलन। मतलब फंक्शन कौन सा दे रखा है, चैप्टर का जो नाम दे रखा है वो दे रखा है एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन यानी विश्लेषिक फलन। ये दे रखा है विश्लेषिक फलन। चैप्टर इजी है, आराम से एक यूनिट आराम से कवर हो जाएगी। इन यूनिट इजी है। एनालिटिक फंक्शन क्या दे रखा है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता क्या है। आप सभी ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़े हैं। उसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम डिनोट करते हैं वो हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उन सबको हम सी से डिनोट करते हैं, जिस सी इक्वल होता है x प्लस आयोटा वाई, जहाँ x और y दोनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। y इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, x इसका रियल पार्ट माना जाता है। x तो रियल पार्ट हो गया, y इसका क्या हो गया, क्योंकि आयोटा साथ में आ रहा है और आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट होता है तो y इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है और जो x होता है वो इसका रियल पार्ट कहलाता है। x और y दोनों ही किस में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। मतलब इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ये दोनों कंडीशन। तो ऐसा कोई भी अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर आता है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में तो वो हमेशा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स। आयोटा की वैल्यू आप सभी को पता है, आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1। मतलब जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इमेजिनरी का मतलब यही होता है, काल्पनिक संख्या है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। -1 की वैल्यू सिर्फ एक कल्पना की जा सकती है और उसी को हमने किससे डिनोट कर दिया, आयोटा से डिनोट। अब कोई भी जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलें, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इक्वल जैसे x प्लस आयोटा y, इसी की फॉर्म में आएगा। अगर z के प्रत्येक मान के लिए x प्लस आयोटा वाई, z के प्रत्येक मान के लिए जैसे आपने वैल्यू रखी, कोई भी एक वैल्यू रखी, w इक्वल एफ जेड, कोई भी एक z का फंक्शन ले लिया। फलन होता क्या है, वही है कि अगर आप z के प्रत्येक मान के लिए w के जो w है यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है, w के एक या एक से अधिक मान प्राप्त होते हैं, सिंगल वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड फंक्शन। दो ही कंडीशन होंगे, या तो एक मान होगा एक ही की फलन, एक मानी फलन, या बहुमानी फलन। मतलब अगर w के अगर एक z के एक मान के कोरस्पॉन्डिंग, z की एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग w की एक ही वैल्यू प्राप्त होती है तब तो क्या कहलाता है, w एक मानी फलन कहलाता है। और z की अगर एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग w की एक से ज़्यादा वैल्यू फाइंड आउट होते हैं तो ये w क्या कहलाता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाता है, बहुमानी फलन कहलाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर z के प्रत्येक मान के संगत एक या एक से अधिक वैल्यू प्राप्त होती हैं तो उसी को बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। आपने लास्ट ईयर अगर पढ़ा हो, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे छूट जाते हैं,
यही दिक्कत होती है 50% सिलेबस के चक्कर में, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको साइमल्टेनियस लिमिट पढ़ाया था, अगर किसी ने पढ़ा हो, इस बार भी पढ़ाया है। साइमल्टेनियस लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आता है। युगपत सीमा तो सेम वही कंडीशन है युगपत सीमा, क्योंकि अगर z वैल्यू आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो x और y दोनों पर डिपेंड करेगा। अगर मैं इसी को ऑर्डर पेयर के रूप में लिखूँ तो x y लिख सकता हूँ, तो ये युगपत सीमा ही है। तो उसी की तरह चलेगा इसमें। अगर आपको किसी फलन की सीमा निकालनी हो, इसमें सीमा, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। सीमा लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सम्मिश्र फलन की सीमा। लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिमिट आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी। आपने वैसे तो पढ़ी हैं सिंगल वैल्यूड लिमिट, आपने पढ़ी होंगी सिंगल वेरिएबल पर जो लिमिट डिपेंड करती है, फंक्शन की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो आपने पढ़ी हुई है। उसके लिए लिमिट निकाल, लिमिट की कंडीशन क्या थी? जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है f(x), इसकी अगर आपको लिमिट निकालनी है कौन से पॉइंट पर, x = a पर, तो अगर इसकी वैल्यू आती है कोई फिक्स वैल्यू आती है, एक तो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए और एक वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, फाइनाइट भी होनी चाहिए एंड यूनिक भी होनी चाहिए। मतलब क्या हो, परिमित भी हो तथा अद्वितीय भी हो, तब ये जो फलन है, इस आपको जो फलन दे रखा है f(x), उसकी सीमा विद्यमान होगी। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है तो उस फलन की सीमा विद्यमान नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स फंक्शन को मैंने आपको पहले बता दिया, डिनोट किससे करेंगे, w = f(z) से डिनोट किया जाता है। इसको हम डिनोट करेंगे w = f(z), क्योंकि z की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जैसे ये आ गया w = आ गया z² आ गया +3z आ गया +1 आ गया, तो z का फंक्शन है, वही वैल्यू आती है। z की कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो इधर वैल्यू आएगी u + i/v की फॉर्म में। w = लिखा जाता है u + i/v, क्योंकि एक तो रियल पार्ट आएगा, इसको सोल्व करेंगे, एक इमेजनरी पार्ट। जो रियल पार्ट होगा वो तो u के इक्वल हो जाएगा और जो इमेजनरी पार्ट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल। इसको सोल्व करेंगे और z की वैल्यू होती है, z की वैल्यू x + i/y के इक्वल। यहाँ से ध्यान रखना, z की जो वैल्यू होती है x + i/y के इक्वल, ये वैल्यू है। ये हमारे पास सम्मिश्र। तो वैसे ही अगर आपको सम्मिश्र जो आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है उसकी अगर आपको लिमिट निकालनी हो, तो जैसे फंक्शन दे रखा है f(z) दे रखा है, इसकी अगर आप लिमिट निकालोगे किसी पॉइंट पर, लिमिट निकाल रहे हैं हम z टेंड्स टू z0 पर, z की वैल्यू रखेंगे तो इसकी कोई न कोई वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ गई जैसे l, वही कंडीशन सेम उसी की तरह। इसमें x और y दोनों के लिए कंडीशन होंगी, यहाँ पर सिर्फ ओनली एक ही एलिमेंट के लिए। जो आपने साइमल्टेनियस लिमिट पढ़ी थी युगपत सीमा, सेम वो की वो कंडीशन है, वही है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो, l, और l के लिए वही कंडीशन हो, l की जो वैल्यू हो वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए। तब उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो आपको सम्मिश्र फलन दे रखा है उसकी सीमा विद्यमान होगी। अगर इसकी वैल्यू या तो फाइनाइट नहीं आती है या यूनिक नहीं आती, मतलब एक ही वैल्यू नहीं आती है उस पॉइंट पर, तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इसी को हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो कंडीशन आएगी मोड ऑफ f(z), इसमें से इसको माइनस कर दिया करो l। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब दोनों में डिफरेंस लगभग अप्रोक्स वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0। कंडीशन आएगी साथ में जो z कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, z0 पर, मतलब NBD हो गई, z में से z0 को माइनस करोगे NBD होगी। तो जो पॉइंट z की NBD में से अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उसका जो मान होगा -l करोगे, वो आना चाहिए <f से। आप डेफिनेशन की फॉर्म में इजीली लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, फंक्शन कौन सा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है, तो फंक्शन हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही लेके चलेंगे। यहाँ पर w = किसके इक्वल ले लिया, f(z) के इक्वल। w = ले लिया हमने किसके इक्वल, f(z) के इक्वल। कि बिंदु 0 पर, बिंदु z = z0 पर सीमा क्या होगी, पर सीमा यानी लिमिट पर सीमा l होगी यदि एप्सिलॉन > 0 के लिए, यदि एप्सिलॉन > 0 के लिए डेल > 0,
यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार हो कि कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन हमारे पास आनी चाहिए एप्सिलॉन ग्रेटर, यही कंडीशन आनी चाहिए, मतलब किस प्रकार हो कि मोड ऑफ एफ जेड माइनस एल आएगा, जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट होगी एल होगी, यदि इन दोनों को माइनस, जहाँ जेड की एनबीडी जो पॉइंट होगा वो किस में आएगा, जेड के नेबरहुड में से आएगा, जेड के प्रतिवेश में से आएगा, एनबीडी यानी नेबरहुड होता है उसी में से पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, लिमिट हो। सीधी सी बात है, यही है, आपको जो लिमिट निकालते हैं वही फॉर्मूला है, उसमें से माइनस करो, जेड इक्वल जेड नोट पर निकाल रहे हो एफ जेड इक्वल एल, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, दोनों में जो डिफरेंस है वो लेस देन आना चाहिए एफ से। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी भी छोटी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। छोटी कितनी भी हो सकती है, 0.0001 भी आ सकती है, लेकिन इतना ही है, पॉजिटिव होगी। और उसके लिए हमारे पास डेल एग्जिस्ट करना चाहिए, डेल ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करना चाहिए, ये कंडीशन। ऐसे ही हमारे पास आएगी कंटिन्यूटी की कंडीशन, सेम इसी की तरह कंटिन्यूटी यानी सातत्य, कंटिन्यूटी सातत्यता। क्या है ये कंटिन्यूटी कंडीशन? कंटिन्यूटी कंडीशन होती है, लिमिट निकालते हैं, सबसे पहले लिमिट की कंडीशन आती है। आप सभी को पता है जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूस प्रूफ करना है, जैसे आपको कंटिन्यूस प्रूफ करना है, कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूस की कंडीशन चेक करनी है, जेड नोट पर, और इस पॉइंट पर अगर आपको कंटिन्यूस की कंडीशन चेक करनी है तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी, मतलब इस पर लिमिट अप्लाई करनी, फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, और जेड नोट पर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ जेड नोट के इक्वल। आपने पढ़ी है, अरे वही है, सिंगल वेरिएबल वाली ध्यान में रखो, बाकी वही तो हैं। आप उसमें फंक्शन की लेफ्ट लिमिट निकालते थे, राइट लिमिट, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वो लिमिट ही है, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, फलन के मान के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट लिमिट निकाली थी, यानी बाईं सीमा किसके इक्वल होना चाहिए, दाईं सीमा के इक्वल, लेफ्ट लिमिट ये इक्वल आनी चाहिए किसके इक्वल, राइट लिमिट के इक्वल, राइट लिमिट, और ये किसके इक्वल आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू पर वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। अगर ए पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ए पर लिमिट फाइंड आउट, तो उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। तो यहाँ पर जहाँ पर एल आया था वो तो लिमिट थी, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। अब इसको आप डेफिनेशन में चेंज कर सकते हो, क्या आएगी वैल्यू, डेफिनेशन में चेंज करोगी तो यहाँ से लिख सकते हैं मोड ऑफ एफ जेड आएगा माइनस क्या आ जाएगा, एफ जेड नोट आएगा, और इसकी वैल्यू लेस देन किससे, एप्सिलॉन से। साथ में वही कंडीशन आएगी, जबकि वेयर एज मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट, इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी किससे, डेल से। यानी जेड नोट के नेबरहुड में से, जेड नोट के प्रतिवेश में से अगर कोई भी पॉइंट लेके चलोगे तो उस पॉइंट पर फंक्शन की जो लिमिट है, या फंक्शन पॉइंट ले लिया, उसमें से फंक्शन जिस पॉइंट पर फंक्शन, दोनों को माइनस करोगे तो जो दोनों में जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आना चाहिए, अप्रोक्स वैल्यू आनी चाहिए किसके इक्वल, 0 की इक्वल, या पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। मोड की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू है, ये हो गई फंक्शन की लिमिट। अब जो मेन कंडीशन आती है इसमें डिफरेंशिबिलिटी आती है, क्योंकि जो एनालाइटिंग फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है, वो डिफरेंशिबिलिटी पर ही डिपेंड करता है, अवकलनीयता, वो देखते हैं। अवकलनीयता यानी डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी अवकलनीयता क्या आपने पढ़ा है, अगर हमें कोई भी एक फलन दे रखा है w इक्वल एफ जेड, कौन सा फलन हो गया, कॉम्प्लेक्स फलन हो गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, यानी सम्मिश्र फलन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इक्वल एफ जेड। अगर आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है तो इसकी ये जो फंक्शन होगा जो किस में डिफाइंड है, डिफाइंड इन डोमेन डी, डिफाइंड
इन डोमेन डी, मतलब फंक्शन होगा तो कोई ना कोई प्रांत होगा, उस प्रांत में डिफाइंड होगा और वो प्रांत हमने क्या मान लिया, डी माना। W इक्वल एफ जेड एक प्रांत डी में परिभाषित एक सम्मिश्र फलन है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिया, W इक्वल एफ जेड प्रांत डी में परिभाषित एक सम्मिश्र फलन, तब ये जो फलन है, तब फलन कौन सा हो गया, एफ जेड प्रांत डी में, जो डोमेन दे रखा है डोमेन डी, प्रांत डी में अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। देन फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी, डिफरेंशिएबल होगा यदि कंडीशन क्या आनी चाहिए, एफ डैश जेड, इसी की वैल्यू निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाल दें। एफ डैश जेड की जो वैल्यू होगी, क्योंकि इसी को चेक करना है, इसकी वैल्यू आएगी लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, और डेल जेड टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। इसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट आनी चाहिए और यूनिक आनी चाहिए। ये सभी में कंडीशन अप्लाई होती है, फाइनाइट एंड यूनिक, मतलब परिमित मान आना चाहिए तथा अद्वितीय होना चाहिए। डेफिनेशन यहाँ पर पूरी नहीं होती है, आगे वाली जो कंडीशन है इसका मान, क्योंकि आपने यहाँ तक लिख दिया कि डिफरेंशिएबल है, अब इसका मान फाइनाइट ही नहीं आ रहा है और यूनिक नहीं आ रहा है, तो डिफरेंशिएबल हुआ कहाँ से। तो डिफरेंशिएबल की जो डेफिनेशन वो आगे जाके कंप्लीट होती है। इसका मान क्या आना चाहिए, एफ डैश जेड इज़, ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इज़ फाइनाइट, एंड दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब परिमित होना चाहिए तथा अद्वितीय होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू आएगी परिमित तथा अद्वितीय होनी चाहिए। ये करना। आप कई सोचते हैं सर ये क्या पढ़ाऊँ, हमारे क्या डेफिनेशन पूछी जाए, कहीं को वो भी रहे ना मसलो बड़ो खतरनाक रहे, गुरु जी मारे तो डेफिनेशन पूछे कौन सा, मारे तो क्या तो थ्योरम और के एग्जाम्पल आवा, गुरु जी क्या पढ़ाओ लग रहे हो, कई दुखी हो जाए चापड़ा आया कहीं का दुखी बैठे हैं, दुखी आत्मा। अरे ये समझ में नहीं है ना तब तक एग्जाम्पल और डेफिनेशन, एग्जाम्पल और थ्योरम कभी भी समझ में नहीं आते जब तक आपको ये नहीं पता है डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यू। अब रटना है तो रट लो का थे, कई रट भी लेंगा, लेकिन बाद में ओजू भूल जाऊँगा। ओजू अगर थान कोई पूछ लियो ने कि हाँ वो कहीं आए हो बटे और ही कोई देखो गुड़ पढ़्यो तो हो में, लेकिन बेरो को नहीं करियो कहीं, वो टाइम तो पढ़्यो में यहीं हो, बाद में वो टाइम यहीं पढ़ो थे। हाँ तो इसलिए समझना ज़रूरी है, समझ के करोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं, ध्यान में रहे, ज़्यादा याद रहता है। अगर रट के पढ़ोगा तो 10% याद रहेगा, और 20 अगर आपने समझ के पढ़ा तो कम से कम 70% याद रहता है, 60-70% समझ गए, इतना ध्यान में रहे। अब नहीं वह थार्ड लो से दिमाग चलाओ, गुरु जी माने के मान तो 1 साल काटनी है, 1 साल काटनी है ना, तो ना थे कहीं कर लियो, थारी मर्जी, रट लियो पढ़ लियो, जो भी करना है वो कर लियो, क्योंकि आगे वो जो काम आओगे जना बाद में 1 साल बाद ही रह जैसे। ये हो गई डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन। इसका मान अगर यही आपको किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी हो, किसी पॉइंट पर, मतलब आपको किसी पॉइंट पर चेक करना है, z इक्वल जेड नोट पर आपको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो फंक्शन जो फलन होगा, फंक्शन कौन सा आएगा, फंक्शन w इक्वल एफ जेड कौन से पॉइंट पर, पॉइंट होगा z इक्वल जेड नोट पर डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। डिफरेंशिएबल कब होगा, डिफरेंशिएबल होगा यदि और केवल यदि, वही कंडीशन आएगी जहाँ पर आपने पॉइंट रखा हुआ वहाँ पर पॉइंट की कंडीशन आ जाएगी, बस यही कंडीशन है। यहाँ पर तो इसमें चेंजमेंट होगा, मतलब पहले इसमें चेंज हुआ, चेंजमेंट कितना हुआ, परिवर्तन, और परिवर्तन की दर निकालोगे, वही तो आता है डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन। लिमिटिंग की कंडीशन लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, मतलब जेड में थोड़ा सा चेंज किया, जेड प्लस डेल जेड, परिवर्तन हुआ कितना, पहले जेड था फिर क्या हुआ, जेड प्लस डेल जेड हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू इन दोनों को माइनस कर दिया, वो चेंजमेंट आ गया, पहले कितना था लास्ट में कितना था, परिवर्तन कितना, और परिवर्तन की दर कितनी हुई, डेल जेड, इससे डिवाइड कर दिया। अब आपको पॉइंट पर चेक करना है तो पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, क्या आएगी कंडीशन, क्योंकि आप पॉइंट पर चेक कर रहे हैं तो एफ डैश जेड नोट इस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, पहले जेड पर फंक्शन की वैल्यू, जेड कोई पॉइंट हो सकता,
फिर जेड नोट पर फंक्शन की वैल्यू, अब चेंजमेंट इतना ही हुआ, रेट ऑफ चेंजमेंट कितना आएगा, जेड माइनस जेड नोट, और लिमिटिंग की कंडीशन यहाँ पर क्या आएगी, जेड टेंस टू आएगा जेड नोट, और इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, एज फाइनाइट होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, एज फाइनाइट एंड यूनिक, दूसरी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, परिमित तथा अद्वितीय होनी चाहिए, इज फाइनाइट एंड यूनिक, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, डिफरेंशियल फंक्शन कहलाता है। उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल। बस मैन यही है। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, कंडीशन पूछते हैं, डोमेन तो देगा ही देगा, कन्फर्म सी बात है, क्योंकि डोमेन के बिना तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है। जैसे हम चूँकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है तो एक्स एक्सिस भी काम में आएगी और वाई एक्सिस दोनों काम में आएगी। ये मैंने कोई भी एक डोमेन ले लिया, जैसे भी है, सर्किल नहीं है और कोई मान लो आपकी जो मर्जी हो, हाँ आप लेते हो ना वो बिन देख देख के यहाँ बना वो करो, ये टेडोमेटो, ये डोमेन होता है, कोई फिक्स नहीं होता, कई बार लागे रहे हैं, कई बार बनावा ना डायग्राम यहाँ करके वो पूरा सेम को सेम चेप है। अरे डोमेन होता है, डोमेन कैसा भी हो सकता है, क्लोज होगा, आपकी जो मर्जी वैसे बना लो, ठीक है। ये हो गया। अब आपको मान लीजिए किसी पॉइंट ये हो गया जेड नोट, इस पर आपको फंक्शन कंटिन्यूस है या चेक करना है, कोई ना कोई फंक्शन दे, तो अब यहाँ पर देखो कंडीशन निकालते हैं, लिमिटिंग की कंडीशन निकाली जाती है। सबसे पहले हम लिमिटिंग, क्योंकि लिमिट ही निकालेंगे तो तभी तो आते हैं। अब लिमिट निकालने के लिए या तो इधर से जो फंक्शन है कोई ना कोई पाथ ऐसा होगा जो इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, जेड नोट पर, इस पॉइंट पर इस साइड से इसकी ओर टेंस हो सकता है, या इधर से हो सकता है, या ऐसे भी आ 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 सकते हैं। इस पॉइंट पर कैसे भी टेंस हो सकता है, क्योंकि 2 डायमेंशन में दे रखा है, तो 2 डायमेंशन पैराबोला, एलिप्स, एस्ट्रॉइड कुछ भी बन सकता है। 2 डायमेंशन एलिप्स भी होता है, यानी परवलय, और क्या होता है, दीर्घवृत्त भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, लाइन की इक्वेशन भी हो सकती है, एस्ट्रॉइड की भी हो सकती है, और बहुत सारे कर्व हैं, वक्र हैं, उनमें से कोई भी बन सकता है इस पॉइंट पर। तो हम अलग अलग यहाँ पर वही लेके चलेंगे। अगर किसी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी की कंडीशन चेक करनी है तो कोई भी 2 ऐसे पाथ लेके चलेंगे, कोई भी 2 ऐसे पाथ लेके चलते हैं जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन की जो लिमिट है वो अलग अलग आनी चाहिए। अगर ऐसे पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहे तब तो लिमिट विद्यमान होगी, और अगर ऐसे पाथ आपको मिल जाते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन की लिमिट अलग अलग आ रही हो, यानी अद्वितीय नहीं हुई, अलग अलग आ गई, इसका मतलब अद्वितीय तो हुई नहीं, यूनिक कहाँ से हुई, और अलग, अगर यूनिक नहीं हुई तो फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। सबसे पहले हम लिमिटिंग की कंडीशन देखें, ठीक है। तो हम यहाँ पर पाथ लेके चलते हैं। नॉर्मली आप सॉरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है ना, उस वजह से। नॉर्मली हम जो पाथ लेके चलते हैं, एक तो रियल एक्सिस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, एक जो आपकी जो इमेजिनरी एक्सिस होती है उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, एक वास्तविक एक्स, एक काल्पनिक एक्स। देखते हैं आगे। थ्योरम दे रखी, एक छोटी सी थ्योरम है, आई हुई भी है, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम छोटी सी। की थ्योरम था, सेकेंड ईयर में भी है, अगर पढ़ ही हो तो, पर सेकेंड ईयर में तो छोड़ छाड़ दिया थे सगड़ा। अगर वो पढ़ी हुई होती तो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। क्या दे कटे सी गई। हाँ, एक ये थ्योरम दे रखिए, कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। कंटिन्यूटी is a necessary but not sufficient condition.
but not sufficient for the sufficient condition for the existence of a finite derivative or the existence of a finite derivative ये क्या देगा, मतलब जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी, कंटिन्यूटी जो डेरिवेटिव के लिए है वो एक नेसेसरी कंडीशन है अवकलनीयता के लिए, परिमित अवकलनीयता के लिए जो कंटिन्यूटी है, सातत्यता है, वो एक आवश्यक प्रतिबंध है, लेकिन पर्याप्त प्रतिबंध हो ये आवश्यक नहीं है। पर्याप्त प्रतिबंध हो भी सकता है, आवश्यक नहीं है। तो उसका पर्याप्त प्रतिबंध होने के लिए कंडीशन ज़रूर नहीं है। आपको डिफरेंशियबिलिटी की अगर मान लीजिए कंडीशन निकालनी है तो उस पॉइंट पर पहले फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है तो उसका अगर आपको कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएबल होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिफरेंशिएबल फंक्शन ये है, डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है हिंदी में बता दें तो वो तो हमेशा कौन सा होगा, कंटिन्यूस होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, लेकिन इसका अपोजिट कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंशिएबल फंक्शन होना आवश्यक नहीं है। यही हमें थ्योरम दे रखी है कि जो परिमित अवकलन दे रखा है, परिमित अवकलज के लिए फाइनाइट डेरिवेटिव, परिमित अवकलज के लिए कंटिन्यूटी एक आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। ये कंडीशन है। परिमित जो आपको अवकलज दे रखा है, फाइनाइट डेरिवेटिव दे रखा है, उसके लिए जो कंटिन्यूटी है वो एक नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध है, लेकिन पर्याप्त नहीं। मतलब आपको अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल दे रखा है तो उसको आपको बताना है वो कंटिन्यूस होगा। ये समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट। हाँ, हिंदी में लिखोगे कहीं का दिक्कत भी हो जाए। परिमित अवकलज के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। वो लिखो तो लिख लें परिमित अवकलज के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है, आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं, पर्याप्त प्रतिबंध नहीं। ये दे, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो दोनों में लिख दिया। अगर आपको कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल दे रखा है तो वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना आवश्यक नहीं। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक फंक्शन लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वही है, बुक का नाम ही कॉम्प्लेक्स है, तो ये ध्यान रखना फंक्शन आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही लेना है। कहीं बुक का नाम आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और यहाँ पर आप सेव दो रियल फंक्शन, वो मत लिख देना, वो सेकेंड ईयर में था रियल फंक्शन। यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही लेना है क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो बुक पहले समझ जाएगा एग्जाम में, वो चेप दियो, चेपड़ पक्का है, चेपड़ लो ये पक्का, तो थारो भी हो जाएगो क्यों, वो मार्क सेट में पदो डाल जैसे अपना आप ही क्यों से क्यों। फंक्शन लेके चलेंगे लेट, हमने क्या मान लिया, लेट w इक्वल एफ जेड, डब्ल्यू इक्वल एफ जेड ले लिया। कोई भी एक हमने सम्मिश्र फलन ले लिया, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सम्मिश्र फलन कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिया। ये हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिया। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो सबसे पहले ध्यान रखना फंक्शन हमेशा डोमेन पर ही डिफाइंड होता है, प्रांत के बिना फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, डोमेन होगा। इन डिफाइंड किस में होगा, डोमेन हमने ले लिया डी ले लिया कि कोई भी एक माना w इक्वल एफ जेड प्रांत डी में परिभाषित सम्मिश्र फंक्शन है, सम्मिश्र फलन है। लेट w इक्वल एफ जेड
इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन डी। इतनी सी बात है, ठीक है, ये ले लिया। अब हम लेके चलेंगे एन फंक्शन, जो फलन दे रखा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये हमने ले लिया डिफरेंशिएबल ले लिया, डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी, माना फलन एफ तथा फलन एफ प्रांत डी में अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि दे ही रखा है डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू, तो डिफरेंशिएबल लेके चलेंगे। अब डिफरेंशिएबल तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करेंगे, प्रूव दैट, हम प्रूफ करेंगे जो फलन होगा फलन एफ जेड, डब्ल्यू इक्वल एफ जेड, कॉम्प्लेक्स फलन दे रखा है समेसर फलन, डब्ल्यू इक्वल एफ जेड डी में क्या होगा, सतत होगा, कंटिन्यूस भी होगा। ये आपको प्रूफ करना है। अगर आपको फलन डिफरेंशिएबल दे रखा है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू। तो कोई भी एक पॉइंट लेके चलेंगे, उस पॉइंट पर कंटिन्यूस शो कर देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस भी हो जाएगा। कोई भी हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट जेड नोट, हमने कोई भी जो डोमेन दे रखा है उसका कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। इसका मतलब जो अगर इसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जो फंक्शन होगा डब्ल्यू इक्वल एफ जेड, यही फंक्शन दे रखा है। ये जो फलन है जेड इक्वल जेड नोट पॉइंट दे रखा है, इस पर भी क्या होगा, पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। आपको बातें ज़रूर लिखनी है, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो पूरी बातें लिखनी होती। डब्ल्यू इक्वल एफ जेड, जेड इक्वल जेड नोट पर क्या होगा, अवकलनीय। अब अवकलनीयता की आपको कंडीशन बताई थी, ध्यान में रखो, अभी भी तो बताई थी। और अवकलनीयता की कंडीशन क्या थी, किसी पॉइंट पर, मतलब जेड नोट पर निकालने हैं तो एफ डैश जेड नोट आएगा, यही आएगा। इसकी जो वैल्यू होगी, लिमिटिंग की तो कंडीशन आएगी एफ जेड पर फंक्शन की वैल्यू, जेड नोट पर फंक्शन की वैल्यू अपॉन जेड माइनस जेड नोट। लिमिटिंग कंडीशन क्या होगी, जेड टेंस टू जेड नोट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट भी आनी चाहिए और यूनिक, क्योंकि डिफरेंशिएबल दे रखा है, इसका मतलब फाइनाइट होगा। ये क्या होगा, इज फाइनाइट, अद्वितीय तथा क्या होगा, परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान है, इज फाइनाइट एंड यूनिक। ये क्या होगा, फाइनाइट तथा यूनिक होगा। अब कंटिन्यूस के लिए आपको कंडीशन बताई थी ना, कंटिन्यूस के लिए कंडीशन होती है जेड नोट पर ही चेक करेंगे तो जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। उस पॉइंट पर फंक्शन की जो लिमिट है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे पहले एफ जेड माइनस एफ, इसकी वैल्यू एफ जेड नोट, इसकी वैल्यू निकाली। इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डेरिवेटिव की कंडीशन दे रखी तो इसको हम उसी में चेंज करेंगे। एफ जेड है माइनस एफ जेड नोट, इसको मैंने डिवाइड कर दिया जेड माइनस जेड नोट से, तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे जेड माइनस जेड नोट, मतलब इसी को इसी से तो डिवाइड कर दिया जेड माइनस जेड नोट से, इसी से इसको मल्टीप्लाई। अब जो लिमिटिंग की कंडीशन है वो अप्लाई कर दो दोनों तरफ, इतना ही काम है इसमें। लिमिट क्या दे रखी थी, जेड टेंस टू जेड नोट, एफ जेड आ गया माइनस एफ जेड नोट आ गया, ये वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट आएगा, यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इस पर भी लिमिट अप्लाई होगी। लिमिट्स अगर मल्टीप्लाई में फंक्शन दे रखे हैं आपको तो लिमिट प्रत्येक पॉइंट पर अलग अलग अप्लाई होती है, मल्टीप्लाई में सब पर अलग अलग। इधर भी लिमिट अप्लाई होगी, साथ में लिमिट किस पर अप्लाई होगी, जेड टेंस टू जेड नोट, किस पर, जेड माइनस जेड नोट। इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो ये तो क्या होगा, पहले वाली इक्वेशन से, क्योंकि फाइनाइट भी दे रखा है यूनिक भी दे रखा है, तो इसकी एक ही वैल्यू होगी, ये फाइनाइट। इनफाइनाइट तो वैल्यू आएगी नहीं, एफ डैश जेड आ गया, जेड नोट दे रखा है जेड नोट, ठीक है। इनटू में क्या जाएगा, इसमें जब लिमिट अप्लाई करोगे, ये तो पहले वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसमें लिमिट अप्लाई करोगे, डिवाइड में नहीं है, कहते डिवाइड में कर दो, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई। जेड के स्थान पर जेड नोट रखोगे तो मल्टीप्लाई किससे होगा, इनटू में आएगा 0,
और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 की, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या होगी, 0, पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल आ गई, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई लिमिट z टेंस टू z0, क्या आ गई वैल्यू, f(z) माइनस आ गया f(z0), इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 की। चूँकि लिमिट हमारे पास z पर अप्लाई है तो z0 पर तो लिमिट अप्लाई होनी नहीं, तो यहाँ से ये तो z0 से बाहर आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, लिमिट z टेंस टू z0 आएगा f(z), और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, f(z0) के इक्वल आ गई। इसका मतलब जो फंक्शन होगा हमारे पास, जो फंक्शन दे रखा है z, जो फंक्शन दे रखा है वो कौन से पॉइंट पर, z0 पर कंटिन्यूस होगा। और अगर z0 आर्बिट्रेरी पॉइंट था तो d, जो डोमेन d का पॉइंट, z0 हमने पॉइंट किसका लिया था, इसी का तो लिया था, z0 हमारे पास पॉइंट था वो था डोमेन d का, और आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब डोमेन d के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन जो आपको सम्मिश्र फलन दे रखा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है, वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यू। अब कन्वर्स आपको प्रूफ करना है, नेसेसरी कंडीशन होगी कि जो ये जो सफिशिएंट कंडीशन है इस पर अप्लाई हो नहीं हो, ज़रूरी नहीं है सफिशिएंट कंडीशन के लिए। तो हम कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लेके चलेंगे जो कंटिन्यूस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ध्यान रखना, मोड का जो फंक्शन होता है, मोड का कोई भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें मोड की कंडीशन, रटने की जरूरत नहीं है, मोड का कोई भी फंक्शन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेना है तो उससे फॉर्म, तो मोड का आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो। इसके आगे एग्जाम्पल भी दे रखा है बुक में, और वो आया हुआ भी है, क्या दे, कन्वर्स या नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी, एक ही बात है। सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जांपल लेके चलेंगे, हमने ले लिया लेट f(z) जो फंक्शन है वो हमने ले लिया किसके इक्वल ले लिया, मोड ऑफ z² के इक्वल ले लिया। कोई भी एक ऐसा फंक्शन ले लिया, मोड की फॉर्म में लिया है, मैंने आपको बता दिया, और वैसे भी इसको प्रूफ कर देंगे क्या हो, ये दे, ये जो फंक्शन है किस पर डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होगा, जो कि मोड के अंदर वाली वैल्यू 0 रखो, कंटिन्यूस उसी पर चेक किया जाता है कंटिन्यूस, और मोड के अंदर जो वैल्यू होगी z माइनस, जैसे यहाँ पर आपने ये ले लिया z माइनस, तो इसको हम z इक्वल a पर चेक करेंगे। यहाँ पर मोड ऑफ z² दे रखा है तो z की वैल्यू 0 के इक्वल रखोगे, कौन से पॉइंट पर चेक करेंगे, 0 पर। इज कंटिन्यूस, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस होता है कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट या एट ओरिजिन, ओरिजिन पर तो कंटिन्यूस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता, बट नॉट डिफरेंशिएबल। आगे लिख, फलन f(z) इक्वल मोड ऑफ z², बिंदु जो पॉइंट दे रखा है, कौन सा पॉइंट, ओरिजिन, मूल बिंदु पर सतत होता है परंतु उस बिंदु पर अवकलन ही नहीं होता है। सतत कैसे होगा ये देख, चूँकि सॉल्व कर लेंगे पहले, z की वैल्यू किसके इक्वल होती है, z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा y। तो अगर आप वैल्यू निकालोगे दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ z², तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x² प्लस y², यही वैल्यू आती है मोड ऑफ z। मोड ऑफ z² इक्वल होता है z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, z को मल्टीप्लाई करोगे उसके कॉन्जुगेट से तो क्या आएगा, ये वैल्यू है, करके देख लेना, x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y, x² प्लस y², या ये वैल्यू है। x चूँकि एक रियल वैल्यू फंक्शन है और वैल्यू क्या रही है, पॉजिटिव, किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं रहेगी, तो ये जो फलन है वो क्या होता है, सदैव सतत होता है, जो कि सदैव सतत होगा, क्योंकि रियल वैल्यू है सदैव सतत होगा। रियल वैल्यू में भी क्या दे रखा आपको, बहुपद फलन, तो ये हमेशा क्या होता है, सतत फलन होता है। ये करने x² प्लस y² इसकी वैल्यू आएगी, और ये हमेशा क्या होता है, जो कि हमेशा ऑलवेज, विच इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है तो मोड ऑफ z² भी, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, जो किसकी वैल्यू है, f(z) की वैल्यू।
अब डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन चेक करते हैं। कौन से पॉइंट पर चेक करनी है वो आपको मैंने पहले बता दिया, ओरिजिन पर करते हैं चेक। एफ डैश कौन से पॉइंट पर निकालनी है आपको, z इक्वल 0 पर, तो उस पर वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश 0 की वैल्यू निकालेंगे, ये निकालेंगे। वैल्यू क्या आएगी, लिमिट, इस पर निकाल लो या फिर वैसे निकाल सकते हो डेल जेड, उस पर निकाल सकते हो, दोनों एक ही हैं, डेल जेड। लिमिट z टेंस टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर ओरिजिन पर निकालेंगे तो ओरिजिन पर x और y दोनों 0 होते हैं। एफ z आएगा माइनस एफ 0 आएगा। हाँ, दोनों तरीके से बता दूंगा, z माइनस क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ये वैल्यू है। लिमिटिंग कंडीशन आएगी z टेंस टू 0। यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ डैश 0 आएगा। लिमिट z टेंस टू आएगा 0 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ जेड की वैल्यू होगी किसके इक्वल, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। माइनस 0 आएगा, अपॉन में आएगा जेड, ये वैल्यू है। अब यहाँ से वैल्यू देखो क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज एफ डैश 0 आएगा। लिमिट z टेंस टू 0 आएगा। मोड ऑफ z को मैंने पहले बता दिया, क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड बार, इसका कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। अपॉन में क्या आएगा, z आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आएगी, लिमिट z टेंस टू 0 आएगा, z से z कैंसिल हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ z आएगा। और कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू किसके इक्वल होती है, x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y के इक्वल, ये वैल्यू। यहाँ से ये लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, क्योंकि x प्लस आयोटा y आएगा, रियल पार्ट भी 0, y कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू लिख सकते हैं, x माइनस आयोटा y लिख सकते हैं क्या, ये तो वैल्यू आएगी कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू यहाँ से। अब यहाँ से आपको वैल्यू लिखनी है, जब कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग, रियल पार्ट के अकॉर्डिंग, या एक बार किसके अकॉर्डिंग आएगा, इमेजिनरी पार्ट के अकॉर्डिंग। इससे निकाल सकते हो या जो बुक में दे रखा आपको उस तरीके से निकाल सकते हो, वो मैं आपको उसी तरीके से बता देता हूँ, बुक वाले तरीके से। ये तो फिर गुरुजी बोलोगा, गुरुजी थे तो मान अँ करा दियो, मान अँ करायो थे, बाद में उल्टो सुल्टो कर दो। और कुछ को नहीं है, बुक में ये दे रखा डेल जेड के लिए दे रखा। हाँ, या भी रहे ना प्रॉब्लम। एफ डैश जेड की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, यही आएगा, एफ जेड आएगा, सॉरी जेड प्लस डेल जेड आएगा, माइनस आएगा एफ जेड आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या आएगी वैल्यू, अपॉन में डेल जेड। हाँ, अरे वैल्यू तो याद रखा करो। वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ में कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट भी करना। हाँ, वीडियो तो करना ही बड्डू होगा, आज तो बहुत लंबा हुआ है, देखते हैं, कोई बात नहीं। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से वैल्यू क्या नहीं आएगी, एफ डैश जेड आएगा, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, यही आएगा। एफ जेड की वैल्यू किसके इक्वल थी, एफ जेड की वैल्यू थी मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर जेड के स्थान पर डेल जेड, जेड प्लस डेल जेड आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, माइनस आएगा एफ जेड आएगा, जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, अपॉन में आएगा डेल जेड, ये वैल्यू। इसको सोल्व करना है तो लिमिट डेल जेड आएगा टेंस टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस डेल जेड इनटू आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड प्लस डेल जेड, इसका कॉन्जुगेट आएगा, माइनस आएगा जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड आ जाएगा, यही आएगा। अपॉन में क्या आ गया, डेल जेड, यहाँ से वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, ये वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉन्जुगेट आ रहा प्लस में, तो इसकी वैल्यू दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट आ जाएगा। वैल्यू होती है Z1 प्लस Z2, इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो आता है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2, ये वैल्यू आती है। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 आता है प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 आता है, ये वैल्यू आती है। दिक्कत होगी, एक मिनट,
और चेक कर लेते हैं, नहीं दिखाई दे रहा। दिख रहे हो अब तो दिख जाओ। ये वैल्यू होती है, यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दी। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, जेड को मल्टीप्लाई करोगे कॉन्जुगेट ऑफ जेड से, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस डेल जेड इनटू क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस जेड आएगा इनटू कॉन्जुगेट ऑफ डेल जेड, और प्लस आएगा डेल जेड इनटू कॉन्जुगेट ऑफ डेल जेड आ जाएगा, और माइनस जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा डेल जेड आएगा, ये वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे तो आगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से देखो इन दोनों में से डेल जेड कॉमन आ जाएगा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 है, इनमें से डेल जेड कॉमन आ गया इसमें से, तो यहाँ पर बचेगा जेड बार प्लस डेल जेड बार, और प्लस साथ में इसमें आएगी टर्म कौन सी आ गई, ये रही, यहाँ से क्या आ जाएगी प्लस, लिमिट लिख सकते हैं दोनों अलग अलग, डेल जेड टेंस टू 0, और यहाँ से क्या आएगी जेड इंटू डेल जेड, इसका कॉन्जुगेट आएगा, दोनों पर अलग अलग, अपॉन में क्या आएगा डेल जेड, अलग अलग अप्लाई किया दोनों पर और कुछ नहीं है। अब कंडीशन क्या रखनी है आपको, यहाँ से देखो, अब हम पाथ लेके चलेंगे, पाथ कौन से, जब डेल जेड एक्स एक्सिस की और वास्तविक एक्स के अनुदिश अग्रसर हो, ये पहले तो हमने वैल्यू पुटअप की और कुछ नहीं किया। अब पाथ मैंने आपको पहले बताया था, एक तो वास्तविक एक्स ले लेना, वास्तविक एक्स यानी वाई की वैल्यू 0, वेन डेल जेड टेंस टू 0 अलोंग कौन सा, अलोंग रियल एक्सिस यानी वास्तविक एक्स के अनुदिश अग्रसर, और वास्तविक एक्स के अनुदिश अग्रसर होगा तो डेल जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आयोटा वाई, डेल जेड की वैल्यू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अब वास्तविक एक्स के अनुदिश है, इसका मतलब डेल वाई की वैल्यू 0, ये तो कैंसिल, अर्थात डेल वाई क्या हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू वाई क्या हो जाएगा, वाई 0 होगा, वाई 0 होगा तो की वैल्यू क्या आएगी, डेल वाई भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू। ये तो यहाँ पर बचेगा क्या, डेल एक्स बचेगा, तो लिमिट आएगी हमारे पास, देन एफ डैश जेड निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू आएगी लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यही आएगा, डेल जेड किसके इक्वल हो जाएगा फिर, डेल एक्स के इक्वल। यहाँ पर भी वैल्यू रखें, जेड बार किसके इक्वल आएगा, वैल्यू पुटअप कर दो, एक्स प्लस आयोटा वाई है, वाई की वैल्यू 0, इसका कॉन्जुगेट और निकाल लो, कॉन्जुगेट निकालोगी तो x माइनस आयोटा वाई, वाई तो 0 है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी x, यहाँ से क्या आएगा डेल जेड बार प्लस डेल x आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, तो ये आएगा डेल x टेंस टू 0 आएगा, और ये वैल्यू आएगी डेल x अपॉन डेल x, वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, यही आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पर देखो, वैसे इसको पहले भी 0 कर सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि अगर डेल जेड टेंस टू 0 है, अगर डेल जेड की वैल्यू टेंस टू 0 है तो डेल जेड इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी क्या होगा, टेंस टू 0 होते हैं, और ये वैसे ही है क्योंकि हम मूल बिंदु पर निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी 0। ये करो तो सोल्व कर लेना, नहीं यहाँ तक रख देना, आपको जो वैल्यू रखनी है जैसे रखनी है आप यहाँ पर कर दो, क्योंकि हम मूल बिंदु पर निकाल रहे हैं ओरिजिन पर, तो इसकी वैल्यू ओरिजिन पर इसकी वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, डेल एक्स टेंस टू 0 वैसे ही हो गया।
यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आएगी, +1 के इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। पहले निकाल लो चाहे बाद में निकाल लो। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, व्हेन डेल जेड टेंस टू 0 अलोंग, कौन से आएगा, इमेजिनरी एक्सिस, यानी काल्पनिक x के अनुदिश अग्रसर हो। और काल्पनिक x कौन सी होती है, y एक्सिस वाली, और उसके अनुदिश अग्रसर होगा तो x की वैल्यू 0, डेल x की वैल्यू 0, या इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास देन जो लिमिट आएगी f डैश z, यही आएगा, इसकी वैल्यू लिमिट अब हो जाएगी डेल y टेंस टू 0, यही आएगा, डेल z टेंस था तो अब क्या हो जाएगा, डेल y टेंस टू 0। इसमें वैल्यू पुटअप करो, क्योंकि यहाँ से क्या बचेगा, अब कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस आयोटा y प्लस डेल z बार, डेल x की वैल्यू तो 0, तो ये भी क्या आएगा, माइनस कॉन्जुगेट है ना, माइनस आयोटा डेल y आ जाएगा, ये वैल्यू है, वही वैल्यू डेल y टेंस टू 0, y टेंस टू 0 वैसे भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी लिमिट डेल y टेंस टू 0 आएगा, इधर लिख दो, नीचे नहीं दिखा होगा, लिमिट डेल y टेंस टू 0, इसमें वैल्यू पुटअप करो, यहाँ से वैल्यू पुटअप करोगे, ये रहा, यही था डेल z अपॉन ये वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वैल्यू पुटअप करोगे तो डेल z कॉन्जुगेट निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस डेल y आयोटा डेल y अपॉन में क्या आएगा, आयोटा डेल y आएगा, तो यहाँ से डेल से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -1, क्योंकि ये तो 0 और वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -1। यहाँ पर वैल्यू +1 आ रही है, यहाँ पर वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, -1 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो यूनिक नहीं है ओरिजिन पर, और यूनिक नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो फंक्शन एफ जेड क्या लिख सकते हैं, सो एफ डैश जेड इज नॉट यूनिक, कौन से पॉइंट पर, एट ओरिजिन पर, और यूनिक नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अतः फंक्शन एफ जेड इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, कौन से पॉइंट पर, एट ओरिजिन, फंक्शन जो होगा वो ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये हमें कंडीशन प्रूव करनी थी, ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ठीक है, हो गया, ये वैल्यू आज। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो ये है एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, आराम से इजी वे में कर सकते हो। पहले हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी, इसके बाद हमने एक थ्योरम जिसमें आपको प्रूव करना था, एग्जांपल, उसके आगे एग्जांपल भी दे रखा है, ओनली एग्जांपल भी पूछा हुआ है और थ्योरम के साथ में भी पूछा हुआ है, तो दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एग्जांपल, मोड का कोई भी फंक्शन लेके चलो, वो हमेशा जो मोड के अंदर जो वैल्यू उसको 0 के इक्वल रखोगे उस पॉइंट पर हमेशा कंटिन्यूस होता है, लेकिन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कंटिन्यूस तो प्रत्येक पॉइंट पर होगा, लेकिन जो मोड के अंदर जो वैल्यू है उस पॉइंट पर डिफरेंट। तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।